Now we discuss about the Bindusars. Bindusar's Chandragupta's sons succeeded him to the throne. During the Bindusar's reign, the Mauryan Empire extended as far as Mysore in the south. यानी बिंदुसार के जो थे वो चंद्रगुप्त के सन थे एंड सक्सीडेड का मतलब होता है आफ्टर द चंद्रगुप्त थ्रोन पर जो है वो बिंदुसार आए एंड द नेक्स्ट किंग विल बी अ बिंदुसार ड्यूरिंग द बिंदुसार रेन. इसका मतलब होता है कि रेन का मतलब होता है शासन, यानी बिंदुसार के शासन के टाइम पर मौर्यन एम्पायर जो है वो एक्सटेंड यानी फैला हुआ था मैसूर इन साउथ तक. Only the region of Kaling in the present day Odisha and the kingdom on the extreme south of the India were not the part of this empire. यानी रिसेंटली जिसे हम ओडिशा कहते हैं एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड कलिंग. द कलिंग इज ओनली एंड द सम ऑफ द साउथर्न पार्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स. अदरवाइज द होल साउथ इज अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स. बिंदुसार्स मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशंस विद द ग्रीक गवर्नर्स इन एशिया एंड अफ्रीका. यानी बिंदुसार्स जो थे वो ग्रीक के गवर्नर्स जो थे एशिया और अफ्रीका में उनके साथ उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे. बिंदुसार्स वर सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका who is considered as the greatest rulers of this dynasty. यानी मौर्यन डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जिसे कहा जा सके उसमें से एक अशोका थे एंड ही इज अ सक्सीडेड यानी बिंदुसार के बाद जो थ्रोन पर आए वो अशोका थे. अशोका द ग्रेट. Ashoka, the most famous of all the Mauryan rulers, was the first king of unifying India. यानी जितने भी मौर्यन रूलर्स थे उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो अशोका थे और अशोका इज़ द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाई इंडिया यानी संयुक्त भारत के वो पहले राजा थे. अशोका द ग्रेट, ही सर्व्ड एज द गवर्नर्स ऑफ तक्षशिला और उज्जैन एंड उज्जैनी. यानी लेटेस्टली इसे तक्षशिला जो एट दैट टाइम हमें देखने को मिलता है उसे उज्जैन कहते हैं. एंड गेन अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बिंदुसार्स रेन. यानी अशोका जो थे वो अपने राज्य में ड्यूरिंग द बिंदुसार्स रेन यानी बिंदुसार्स के शासन में वो गवर्नर थे तक्षशिला के और ही गेन्ड यानी ही गॉट द नॉलेज अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय डूइंग दिस वर्क. He was a crowned emperor in a 268 BCE, apparently after a 4 years long bitter fight with his brothers. यानी अशोका जो है वो 268 BCE में क्राउन प्रिंस बने, पर उन क्राउन प्रिंस बनने से पहले 4 years लॉन्ग एंड बीटर यानी अपने भाइयों के साथ उनकी बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई चली जिसके अंदर वो विन हुए और आफ्टर दैट ही बिकम द किंग. Soon after his accession, अशोका वॉन्ट ऑन अ कैंपेनिंग ऑफ अ कॉन्क्विस्ट. कॉन्क्विस्ट का मतलब होता है विजय. यानी जैसे ही वो किंग बने उसके बाद उन्होंने जो है वो दूसरे राज्यों की ओर और दूसरे राज्यों को जीतने का निर्णय लिया और उसने उस राइट पर कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी. He intended on adding the Kaling to his empire and attacked Kaling. However, the devastations of the war with the Kaling left the deep impact on him and he became the first ruler in ancient time to propagate the peace instead of the war. इंटेंड का मतलब होता है इरादा. जब अशोका ने कलिंग को अपने एम्पायर में ऐड करने का डिसीजन लिया देन आफ्टर ही गो फॉर अ फाइट विद द कलिंग्स एंड ये जो कलिंग का वॉर हुआ उसकी वजह से और डिवास्टेशंस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का डेथ हुआ कलिंग वॉर में. बहुत से लोग जो है उनके घर टूट गए और पूरा ब्लडशेड देखने को मिला. तो इसकी वजह से और कलिंग के ये पूरे वॉर का इफ़ेक्ट जो है वो अशोका के हार्ट पर बहुत ज़्यादा हुआ और इंस्टीड ऑफ यानी कि अब अशोका जो थे वो पीस में बिलीव करने लगे थे इंस्टीड ऑफ द वॉर एंड ही स्टार्टिंग द प्रोपोगेट. यानी वो हर जगह अब जो है वो पीस की बातें कर रहे थे और पीस को फैलाने का काम कर रहे हैं आफ्टर द कलिंग वॉर. द कलिंग वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट. अशोका ने कलिंग पर जो एनेक्स किया था उसके बारे में एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर दैट्स वी आर डिस्कस लाइक हिज प्रीडिसेसर्स. अशोका गवर्न हिज एम्पायर वेल. यानी प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है उससे पहले के जो भी राजा थे वो उन सब की तरह अशोका जो थे उन्होंने भी अपना गवर्नेंस जो है वो बहुत से अच्छे यानी किंगडम जो है वो वेल मेंटेन करके रखा था. कलिंग वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द
मौर्यंस, यानी कलिंग एक ही था जो मौर्यंस के कंट्रोल में नहीं था. It was an important conquer at his control and the roots of South India and the Southeast Asia by the land and sea. यानी वाई कलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सो एक्चुअली द रूट जो है वो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का लैंड और सी वो दोनों कलिंग से होके जाता था. दैट्स वाई टू विन, कॉन्कर का मतलब होता है विन, कि टू विन कलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Ashoka realized the importance of a Kaling and historical battle of a Kaling was fought. यानी अशोका जो है उनको कलिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आई एंड देन आफ्टर ऐतिहासिक कलिंग की लड़ाई जो है वो स्टार्ट हुई. दिस वॉर चेंज्ड अशोका's लाइफ फॉर द थ्रू कलिंग was conquered the loss was very heavy. Ashoka was horrified when he saw the violence and the bloodshed and he decided not to fight wars anymore. यानी कलिंग वॉर अब स्टार्ट हो गई. तो कलिंग वॉर जब ख़त्म हुई और कॉन्कर यानी कि कलिंग तो अशोका ने जीत लिया, बट द वॉर के थ्रू जो लॉस हुआ वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला, हैवी. सो अशोका वो हॉरिफाइड, यानी वो जो उसकी वजह से यानी ये वॉर की वजह से जो नुकसान हुआ वो देख कर अशोका डर गए. और जो वायलेंस है, ब्लड शेड का मतलब होता है कि खून खराबा जो वॉर के दरमियान हुआ, वो सब कुछ देखकर अशोका बहुत ज़्यादा दुखी हुए. और ही डिसाइडेड टू नॉट टू फाइट एनीमोर. और कलिंग की वॉर के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी फाइट या फिर वॉर करेंगे नहीं. Analyzing source of the history, beloved of the gods, that means Ashoka, King Piyadasi conquered the Kaling 8th year after his coronation. 150,000 were deported, 100,000 were killed and many more died from other causes. पियदासी का मतलब भी अशोका ही होता है. बिलाउड ऑफ द गॉड एंड पियदासी जो है वो अशोका को कहा जाता है. दैट मीन्स जो भगवान को प्रिय है या फिर जो भगवान को प्यारे है, ऐसे. तो कलिंग वॉर जो है वो उनको कॉरोनेशन के 8 साल पहले उन्होंने जीता था. तो 100 यानी बहुत सारे लोग जो है वो डिपोर्ट हुए, जिनका स्थलांतर हुआ, यानी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए. फिर थाउजेंड्स वेर पीपल आर किल्ड और अदर रीजन्स की वजह से भी लोग जो है वो मर गए थे. आफ्टर द कलिंग्स हैड बीन कॉन्कर्ड, बिलव ऑफ गॉड्स केम्स टू फील अ स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशंस टूवर्ड द धम्मा, अ लव फॉर द धम्मा एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस इन अ धम्मा. धम्मा का मतलब वैसे धर्म होता है, यानी रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस लॉ, रिलीजियस ड्यूटीज, दैट्स ऑल आर रिलेटेड टू द रिलीजन. धम्मा मीन्स धर्म. यानी कलिंग वॉर को जीतने के बाद और ये सब कुछ देखने के बाद अशोका जो है उनका पूरा माइंडसेट जो था वो चेंज हो गया और अब वो धर्म की ओर परिवर्तित हो गए. वो ज़्यादा धर्म को इम्पोर्टेंस देते थे, धर्म को ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और जो धर्म में मेंशन किया है वो अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर रहे थे. नाउ बिलव्ड ऑफ द गॉड फील द डीप रिमोर्स फॉर हैविंग कॉन्कर्ड द कलिंग. यानी कलिंग को जीतने के बाद भी रिमर्स का मतलब होता है पछतावा. अब जो अशोका थे वो बहुत ही पछता रहे थे. रीज़न बिहाइंड इज दैट बिकॉज सो मेनी पीपल्स आर डाई एंड द ऑल द ब्लड शेड दैट्स हैपन इन दिस वॉर. Extract from the 13th major rock edicts where Ashoka talk of the impact of a Kaling war. यानी अशोका के 13th एडिक्ट जो है, एडिक्ट का मतलब होता है कि जो उन्होंने अध्यादेश दिए थे उसमें से 13 एडिक्ट जो है उसके अंदर अशोका ने कलिंग वॉर के बारे में बताया है. What can you make out about the Ashoka's state of mind from this edict? यानी इस एडिक्ट के अंदर ये अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ द एडिक्ट ऑफ अशोका. तो इस एडिक्ट के अंदर हमें अशोका के माइंड सेट के बारे में क्या बताया गया है. तो थ्रू दिस एडिक्ट वी गेट द आइडिया अबाउट दैट कि अशोका का माइंड सेट जो था आफ्टर द कॉन्कर द कलिंग ही वॉज फीलिंग रूमर्स, दैट मीन्स पश्चाताप हो रहा था. ही वॉज नॉट हैप्पी टू विन द कलिंग और आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू नॉट टू वॉर एनी मोर. What were Ashoka feeling after the war? As if I already discussed, after conquered this war, he is not feeling the good. Even he was feeling rumors that कि उनको पछतावा हो रहा था और उन्होंने पीस का रास्ता
चुना इंस्टेड ऑफ द नाउ वॉर, एंड ही इज स्टार्टिंग द धम्मा. Ashoka was a king who gave up a conquer after winning a war. He became a follower of a Buddha and devoted the rest of his life to Dhamma. अशोका जो थे उन्होंने कलिंग को तो जीत लिया, पर जीतने के बाद भी जो है उन्होंने क्या किया कि अब वो वॉर करना छोड़ दिया था. एंड ही स्टार्टिंग द फॉलोइंग द बुद्धिज़्म, यानी वो बुद्धा के फॉलोवर बन गए और बुद्धा के अंदर और बुद्ध रिलीजन्स के अंदर जो भी मेंशन किया गया है या जो भी उनकी रिलीजियस बिलीफ थे उनको फॉलो करने लगे. दे गिव अस अ पिक्चर ऑफ अ एम्पायर ऑफ अशोका. 250 BC के आसपास अशोका का एम्पायर का एक्सटेंट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर देखें तो ये मॉडर्न पाकिस्तान का पूरा इलाका है, अफ़गानिस्तान एंड काबुल एंड ऑल, ये सारा साइड, ये पूरा इतना पार्ट जो है वो हमें अशोका का एम्पायर, ये येलो पार्ट पूरा जो है वो अशोका का एम्पायर है. और बाकी जो आपको ग्रीन दिख रहा है दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट स्टेट. Dhamma is a Prakrit form of a Sanskrit word dharma, meaning the religious duty, law, beliefs and the practice. यानी धम्मा का मतलब संस्कृत वर्ड में धर्म होता है, मीनिंग रिलीजियस इन इंग्लिश. रिलीजन्स में जो ड्यूटीज़, लॉज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस जो हमें दिए गए हैं दैट्स ऑल आर कॉल्ड कम्बाइंडली धम्मा. धम्मा विजय कॉन्क्वेस्ट थ्रू द धर्म एंड नॉट वॉर. धर्म विजय, इसे धम्मा विजय कहते हैं, वैसे धर्म विजय भी कहते हैं. तो अशोका स्टार्ट दैट कि अब जो है वो कॉन्कर यानी लोगों को विजय करना चाहते थे, पर किस तरह से, धर्म से, ना कि वॉर से. बिकम हिज गोल, अब उनका वो गोल बना था. अशोका's धम्मा थ्रू इंस्पायर्ड बुद्धिज्म वॉज एसेंशियली हिज आइडिया ऑन सोसाइटी एंड गवर्नेंस. ही स्पोक डायरेक्टली टू हिज पीपल थ्रू हिज एडिक्ट. अशोका इनकरेज हिज सब्जेक्ट्स टू बी, यानी अशोका, as we already discussed, he become the followers of the Buddhism. So he tried to spread his belief that Dhamma and what is mentioned in the Buddhism, that's spread with the help of edicts. Edicts का मतलब होता है अध्यादेश या फिर जो पिलर्स के ऊपर उन्होंने लिखवाया था, और जो वर्डिक्स होते हैं दैट, तो उसके थ्रू वो धर्म की बातें जो है वो लोगों के पास डायरेक्टली पहुंचा रहे थे. इससे पहले ये चीज़ किसी किंग ने प्रैक्टिस नहीं किया था. और अशोका इनकरेज हिज सब्जेक्ट्स, और वो जिस सब्जेक्ट्स पर बात करना चाहते थे वो इस एडिक्ट्स के थ्रू लोगों से बता पाते थे. सो व्हाट ही मेंशन इन दिस एडिक्ट्स, लेट्स वी डिस्कस. तो फर्स्ट, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा. टॉलरेट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर रिलीजियस बिलीफ, यानी दूसरे धर्मों के प्रति सहनशील और आदर भाव रखना चाहिए. ट्रूथफुल, यानी ऑलवेज वट एवर द कंडीशन यू हैव टू बी स्पीक अ ट्रूथ. रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वंस द एल्डर, स्पेशली योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. यानी एडिक में ये भी बताया गया है कि लोगों को जो है वो अपने एल्डर्स और स्पेशली पेरेंट्स और टीचर के प्रति जो है वो रिस्पेक्टफुल यानी आदर भाव रखना चाहिए. किंग एंड चैरिटेबल्स टू ऑल, स्पेशली द स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स. यानी किंग को चैरिटेबल यानी लोगों को दान देना चाहिए, और स्पेशली भी स्लेव एंड सर्वेंट्स यानी दास और नौकर जो है उनको. द पॉलिसी ऑफ धम्मा वॉज meant to be bring the people of his empire together and include in them a spirits of a tolerance, non-violence and a respect for each others. यानी the reason behind of a practice of a Dhamma कि वो अपने एम्पायर के लोगों के बीच में जो है वो टॉलरेंस की भावना, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, नॉट टू हर्ट एनीवन, ऐसे, और सबकी रिस्पेक्ट करना, सभी धर्मों की और सभी लोगों की, और एक दूसरे के साथ आदर भाव से रहना, ये विचार फैलाने का मेन रीज़न था. Ashoka was the first rulers to communicate his subjects through the direct. यानी अशोका अब तक की हिस्ट्री के पहले ऐसे राजा रहे थे जो डायरेक्टली जो भी बात अपने पीपल को पहुंचाने चाहते थे वो थ्रू द एडिक्ट कम्युनिकेट कर पाते थे. टू स्प्रेड हिज आइडिया, अशोका inscribed his message on the stone pillars, caves, boulders and the rocks so that the people
could read them. These edicts were widely spread throughout his empire. यानी whenever अशोक wants to convey something या फिर कोई edicts है वो जब अशोक का बताना चाहते थे तो वो पिलर जो होते हैं, ये आपको यहाँ पर पिक्चर दिया है, ये अशोका के कैपिटल जो है उसके अंदर ये सिम्बॉल्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे पिलर्स जो है उसके ऊपर केव्स यानी गुफाओं में, फिर रॉक्स के ऊपर वो एडिक्ट को लिख देते थे और फिर वो डायरेक्ट पीपल जो है उसको पढ़ पाते थे और समझ पाते थे। और ऐसे ही हमें पिलर्स जो है और ऐसे ही एडिक्ट्स जो है हमें थ्रू आउट द अशोका के एम्पायर्स में देखने को मिलते हैं। They conveyed Ashoka's idea on administration, religious, and the behavior of a people towards one another and their elders. यानी कन्वे कि इस एडिक्ट्स के थ्रू अशोका जो है वो अपनी आइडिया, फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशंस के, रिलीजन्स और लोगों को एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए और अपने एल्डर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो इस एडिक्ट में मेंशन करते थे। द स्टोन पिलर्स ऑफ अशोका वेर क्राइव्ड out of a solid rocks and were polished in a gleam like a metal. काउड का मतलब होता है कि खुद काम कर मतलब रॉक के ऊपर वर्क करके उसको काट के उसके ऊपर लिखा जाता था। तो अशोका के जो एडिक्ट्स थे वो रॉक के ऊपर या फिर पिलर्स के ऊपर लिखे जाते थे एंड देन वो पॉलिश्ड रॉक होता था जो मेटल से बनाए जाते थे। द कैपिटल ऑफ द पिलर वॉज अ काउंट विथ फिगर ऑफ बुल्स एंड लायर। इन सेंस ऑफ यहाँ कैपिटल का मतलब होता है कि जो सपोज दिस इज़ अ पिलर और ये पार्ट जो है ये पिलर का टॉप, उसे कैपिटल कहेंगे। तो वैसे ही अशोका के अंदर और एम्पायर में जो हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं उसके ऊपर बुल्स या फिर लायंस की फिगर्स जो है वो कर्व की जाती थी। द मोस्ट फेमस पिलर इज़ वन ऑफ एट सारनाथ। और सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा प्रख्यात जो पिलर हमें देखने को मिलता है अशोका का वो है सारनाथ। इट हैज़ अ 4 लायन कार्व्ड एट द टॉप। यानी यहाँ पर 4 लायन की आकृति जो है वो हमें एट द टॉप ऑफ द पिलर देखने को मिलती है। दिस लायन कैपिटल इज़ नाउ अ नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया एंड अ पिक्चर ऑफ दिस लायन कैपिटल इज़ अ फाउंड इंडियन करेंसी। यानी ये 4 लायन की जो हमें आकृति देखने को मिलती है, दिस इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और हमारी करेंसी यानी हमारी की जो नोट है पेपर मनी उसके ऊपर भी हमें ये 4 पिलर्स की आकृति जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो है वो हमने अशोका के पिलर्स जो है उसमें से लिया है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दैट। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अशोकास पिलर। तो यहाँ वैसे एक ही साइड दिख रहा है बट दे और 4 साइड का रहता है लाइक दिस इज़ ओनली अ पिक्चर ऑफ अ कैपिटल। यानी ऊपर के पार्ट का ही हमें दिया है। देखिए 1 2 3 और एक पीछे रहेगा तो 4 लाइन्स। एंड दिस वन इज़ अ अशोकास पिलर एट द वैशाली। यानी ये हमें जो वैशाली में पिलर्स देखने को मिलता है ये वो है। सो नाउ वी डिस्कस अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रिलीजियस मेजर्स। यानी रिलीजियस मापदंड और रिलीजियस बिलीफ कैसे थे या उस टाइम पर अशोका ने किस तरह से बुद्धिज़्म को और अपने धम्मा को जो है वो फैलाया था, दैट्स वी आर डिस्कस। और अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, दैट्स अशोकास एडिक्ट्स वेर यूजुअली written in the Prakritic, that is a language of a common people, and they were also written in a Greek, Kharoshthi, Aramaic in northwest India। यानी अशोका के एडिक्ट्स जो है यानी जो पिलर्स पर हमें लिखा हुआ देखने का था, तो मेजरली दे यूजिंग द लैंग्वेज दैट इज़ अ प्राकृत। और उस टाइम पर प्राकृत जो थी वो कॉमन लोगों की भाषा मानी जाती थी। यानी कॉमन लोग जो थे जिस लैंग्वेज में बात करते थे वो प्राकृत थी। और इसके अलावा जो है वो ग्रीक है, खारोश्ती एंड एरामिक इन नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में भी इस लैंग्वेज का भी यूज़ देखने को मिलता है। He appointed officials known as the Dhamma Mahamantra who went from a place to place teaching the people about Dhamma। यानी धर्म को प्लेस टू प्लेस समझाने के लिए और लोगों को धर्म के लिए अवेयर करने के लिए अशोका जो थे उन्होंने स्पेशली कुछ लोगों को अपॉइंट किया था जिसे
धम्मा महामंत्र भी कहते थे, महामंत्रास। Ashoka himself went on a tours and inspections called a Dhamma Yatra. अशोका जो थे वो खुद भी टूर्स यानी दूसरी जगहों की विज़िट लेते थे, इंस्पेक्शन यानी देखते थे कि जो वो धर्म का फैलावा कर रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है, या फिर किस तरह से लोगों को धर्म के बारे में समझाया जा सके, और इस तरह से रिलीजियस पर्पस के लिए जो वो यात्रा करते थे या फिर एक से दूसरी जगह जाते थे, दैट इज़ कॉल्ड धम्मा यात्रास। He set an example before his people and gave up hunting and eating of meat. Through the some of the animals continued to be killed in the royal kitchens. यानी लोगों को समझाने से पहले और लोगों को नॉन वायलेंस बताने से पहले अशोका जो थे वो खुद उन्होंने अपने रॉयल किचन में ही जो भी एनिमल्स को हंट यानी शिकार या फिर मीट जो यूज़ होता था या एनिमल्स को काटा जाता था वो उन्होंने बंद करवाया। Ashoka treated his subject as his own children and worked for their welfare. यानी अशोका के जो बिलीव्स थे, धार्मिक बिलीव्स थे और जिस विषय पर वो खुद मानते थे वो अपने बच्चों को भी सिखाते थे और उसके ऊपर वर्क करते थे। He built roads, rest house, hospitals for animals and humans, planted trees and had a well done so that his people could be comfortably and happy. यानी अपनी प्रजा को कंफर्टेबल और हैप्पी रखने के लिए अशोका जो थे उन्होंने रोड बनवाए, रेस्ट यानी आराम करने के लिए हाउसेस बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, फिर एनिमल्स है और प्लांट्स है उसके लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए, ट्रीज है वो प्लांट किए, तो ये सब कुछ जो है वो अशोका ने किया। Since Ashoka was a follower of Buddha, he encouraged the propagations of Buddhism in India and far off places. यानी that's we already discussed that Ashoka became the follower of Buddhism. तो उन्होंने बुद्धिज़्म के बिलीव्स को और बुद्धा के जो विचार हैं उनको सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी स्प्रेड करने का कोशिश की है। His son Mahendra and the daughter Sanghmitra joined the Sangh and went to Sri Lanka to spread the Buddhist teaching. संघ का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ अ मंक, दैट्स वी डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 6। तो संघ जो है यानी उसके बेटे जो थे महेंद्र और संघमित्रा जो है वो इस संघ का पार्ट बने और वो श्रीलंका में जाकर बुद्धिज़्म को स्प्रेड और बुद्धिज़्म के जो बिलीव्स है उसको समझाए। अशोका कन्वेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट द पाटलिपुत्र टू हेल्प रिमूव द डिफरेंस अमंग द वेरियस बुद्धिस्ट ग्रुप। यानी बुद्धिस्ट ग्रुपों के बीच में भी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते थे, तो उसे दूर करने के लिए अशोका जो है उन्होंने पाटलिपुत्र में जो है वो एक बुद्धिस्ट काउंसिल में भाग लिया। कनेक्ट टू हिस्ट्री। Ashoka's edicts were written in a Brahmin script. Brahmi is the oldest Indian script that we have deciphered and is the source of many modern scripts today including the देवनागरी यानी हिंदी स्क्रिप्ट्स। यानी अशोका के कुछ एडिक्ट्स जो है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स में भी लिखे गए थे और ब्राह्मणी जो है वो वन ऑफ द लैंग्वेज जिसको हम डेसिफेरेट का मतलब होता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या अपनी ऑन लैंग्वेज में इंटरप्रेट और समझ सकते हैं ऐसे। और इसके अंदर हमें कुछ और भी स्क्रिप्ट्स देखने को मिली जो है वो देवनागरी भाषा में लिखी गई है जिसे हिंदी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। The Mauryan administration was well defined. Most of our knowledge about the Mauryan administration is derived from the Megasthenes Indica and the Chanakya's Arthashastra. That means the Megasthenes is a travelers who visit the India and he wrote a book that is called Indica. He wrote this book in about the administration of the Mauryas and at that time जो social life हमें देखने को मिलती थी Mauryan empires में उसके बारे में, और बाकी का हमें जो भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में नॉलेज गेन हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द चाणक्यस अर्थशास्त्र। मैगथनीज वॉज सेंट बाय द सेल्यूकस निकोटर एज द ग्रीक एम्बेसडर्स टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकोटर्स जो है वो चंद्रगुप्त के फादर इन लॉ थे, यानी सेल्यूकस की बेटी जो थे उनसे चंद्रगुप्त की शादी हुई थी। तो सेल्यूकस ने जो है वो मैगथनीज को
मौर्यन एम्पायर में, वो भी चंद्रगुप्त के टाइम पर जो है वो उसकी कोर्ट का विज़िट करने के लिए और कोर्ट में किस तरह से वर्क हो रहा है वो देखने के लिए भेजा था. ही wrote ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन अ बुक कॉल्ड द इंडिका, और उन्होंने मैगथीनीज ने अपना एक्सपीरियंस जो रहा इंडिया में और जो उन्होंने मौर्य एम्पायर में ऑब्जर्व किया वो उन्होंने अपनी बुक में लिखा जिसका नाम इंडिका रखा. The Mauryan administration was founded on the guidelines of the effective and a good governance based on the चाणक्य's अर्थशास्त्र. यानी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली उसकी जो भी गाइडलाइंस है, इफ़ेक्टिव्स है या फिर गवर्नेंस कैसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं और उसकी जो भी आइडियोलॉजी थी वो टोटली चाणक्य के अर्थशास्त्र के ऊपर बेस्ड थी. द किंग हेल्ड द सुप्रीम पावर, यानी किंग जो थे वो सुप्रीम पावर थे, यानी सारे इंपॉर्टेंस डिसीजंस जो है वो सिर्फ किंग ही लेते थे. ही टेक द इम्पोर्टेंस डिसीजंस ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद. यानी राजा जो थे वो कोई भी इम्पोर्टेंस डिसीजंस अगर लेते थे तो वो लेने से पहले कंसल्टिंग यानी अपने मिनिस्टर्स के साथ वो एक बार डिस्कस या फिर सलाह मशवरा ज़रूर करते थे. सिंस द मौर्यन एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, इट वॉज डिवाइडेड इंटू द प्रोविंसेस सच एज स्वर्णगिरी एंड द तक्षशिला. एज के मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत ही बड़ा था, तो मौर्यन एम्पायर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक था स्वर्णगिरी और दूसरा था तक्षशिला. Provinces were further divided into the districts which comprised several towns or village. यानी प्रोविंस को भी फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया और कंप्रेस और बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस को साथ में मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनते थे. ईच विलेज हैज़ अ हेडमैन कॉल्ड द ग्रामिक, यानी हर एक विलेज को मेंटेन करने के लिए या फिर द मिडल की बिटवीन द किंग एंड द विलेज जो है वो रहते थे, दैट इज़ कॉल्ड हेडमैन, वो ग्रामिक कहते थे उसे लोकल लैंग्वेज में. पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी एंड इट्स सराउंडिंग टेरिटरीज वेर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द एम्परर विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय हिम. पाटलिपुत्र जो था उस टाइम पर कैपिटल था, तो कैपिटल और कैपिटल के आसपास की सराउंडिंग टेरिटरीज यानी जो भी आसपास के स्टेटस या प्लेसेस जो थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एम्परर यानी चंद्रगुप्त जो है वो डायरेक्ट मेंटेन करते थे, और वो भी कुछ खास ऑफिसर्स जो थे वो उन्होंने अपॉइंट किए थे, तो उन ऑफिसर्स की मदद से. दिस ऑफिशियल्स वेरियसली कॉल्ड द अमात्यास, महामंत्रस एंड युक्तस. युक्त जो है और महामंत्र और अमात्य ये जो है वो ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स या फिर एक ऐसे लोग समझ सको जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम करते थे. कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीपल, और ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड अमात्यास. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अंडर द मौर्यंस, यानी मौर्यंस के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव काम जो करते थे दैट इज कॉल्ड अमात्यास. नेक्स्ट है महामंत्रस, स्पेशल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्यन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी वर्क संभालने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ही वर्क संभालते थे, दैट इज़ कॉल्ड महामंत्रस. फिर युक्त, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अंडर द मौर्यन, ये भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तो हमें मौर्यन एम्पायर्स में देखने को मिलते थे. They were also responsible for the administration of a law and justice, यानी ये ऑफिसर्स जो थे और मंत्री जो थे वो ही लोग जो है वो मौर्यन एम्पायर्स में लॉ और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. द मौर्यन श्रेष्ठ एक्टिवली इनकरेज द extensions of agriculture as the land's revenue was its main source of the income. यानी मौर्यन एम्पायर्स में एग्रीकल्चर को एक्सटेंस यानी फैलाने का काम हुआ, डेवलप करने का काम हुआ, बिकॉज रीज़न ये था कि मौर्यन एम्पायर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसे कमाने का जो मेन तरीका था वो बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर और फार्मिंग. दैट्स वाई इट वॉज बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी 1/4 या फिर 1/6 जो है वो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में से लोगों को जो है वो किंग को देना पड़ता था. टैक्स वेर लेविड ऑन प्रोवाइडिंग द वाटर ऑफ इरिगेशन, और टैक्स जो है वो लेने के बदले पानी भी प्रोवाइड किया जाता था. इन अर्थशास्त्र वी फाइंड अ रेफरेंस ऑफ युडाक भोगा और अ टैक्स ऑन वाटर. युडाक
भोग जो है उसके अंदर पानी के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, वो जो है वो अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है. The other source of a revenue were the taxes on the trade and the craft and the forest produce outcome from the mines as well as fine. यानी एग्रीकल्चर के सिवाय जो भी इनकम का सोर्स दूसरे थे या जिस चीज़ से लोग किंग को टैक्स मिलता था वो था ट्रेड यानी बिजनेस, क्राफ्ट यानी शिल्प एंड स्थापत्य कला, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट में जो भी सारी चीज़ें मिलती थी वो, फिर माइंस है, चाहे वो गोल्ड है, फिर डायमंड्स की है या जो भी माइंस है वो. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. यानी हमें मौर्यन पीरियड्स में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलता था, दैट्स वी आर डिस्कस. Most of the information that we have about the Mauryan periods came from the Ashoka's edicts. यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें आर्ट और आर्किटेक्चर के या फिर वट एवर इंफॉर्मेशन दैट्स वी आर हैविंग नाउ, इट्स टेकन फ्रॉम द अशोकास एडिक्स. यानी अशोकास ने पिलर्स पर जो अपने एडिक्स कर्व करवाए थे उसी की मदद से हमें थोड़ा बहुत मौर्यन एम्पायर्स के बारे में आइडिया है. हाँ, विहारास, पिलर्स एंड स्तूप्स सिर्फ अशोका के एडिक्स ही नहीं पर विहारा भी है, पिलर्स और स्तूप्स जो है, स्तूप का मतलब सेमी स्फेरल मोल्ड कंटेनिंग द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा. यानी बुद्धिज़्म का जो पवित्र स्थान कह सके उसे स्तूप कहते हैं. माउंट का मतलब होता है टीला, यानी सेमी सर्कल यानी अर्ध गोलाकार शेप में जो है वो एक खास तरह का मॉडल बनाया जाता है जिसके अंदर बुद्धिज़्म के रिलेटेड स्पीचेस है, वर्डिक्स है, वो सब कुछ और बुद्धि और बुद्धा के जो बिलीव्स है वो लिखे गए हैं. विहारा के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री फॉर द मंक्स एंड नन्स, यानी जहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले मंक्स एंड नन्स जहाँ पर रहते थे उसे कहते थे विहारा. मॉनेस्ट्री का मतलब होता है मठ. द अर्लीस्ट विहारा वेर रॉक कट्स केव मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस वेर कर्व्ड आउट ग्रेनाइट हिल्स. यानी ग्रेनाइट हिल्स को काट के उस टाइम पर जो है वो विहारास जो है वो बनाए जाते थे. विहारास जो है वो रॉक को कट करके केव्स के अंदर बनाए जाते थे. द लोमास ऋषि कम एट द बार्बर एंड द नागार्जुन केव नियर द गया इन बिहार एंड स्टिल इंटेक्ट. ये लोमास ऋषि जो है वो एक केव का नाम है, वो जो बारबरा में सिचुएटेड है, और नागार्जुन केव जो है वो गाया इन बिहार में है, स्टिल इंटेक्ट यानी वो अभी भी देखने को मिलते हैं. अशोका बिल्ट ओवर 84,000 स्तूप थ्रू आउट द किंगडम ऑफ विच द सांची स्तूप इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस. यानी अशोका जो थे उन्होंने 84,000 स्तूप जो थे वो अपने किंगडम में बनवाए थे और उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो सांची का स्तूप है. द हाईली पॉलिश्ड monolithic pillars are a cause of a wonders even today. यानी उस टाइम पर जो मोनोलिथिक पिलर्स हमें देखने को मिलते थे, हाईली पॉलिश यानी बहुत अच्छे जो देखने को मिलते थे, उसके अंदर से ये सारे स्तूप्स जो है वो बनाए जाते थे. द अशोकास Chakra is the founder of the Indian flag. The Mauryan rulers also built many impressive places. यानी हमारे नेशनल फ्लैग में जो हमें अशोक चक्र देखने को मिलता है इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द अशोकास. और इसके अलावा भी मौर्यन रूलर्स जो थे उन्होंने बहुत ही इम्प्रेसिव पैलेसेस जो है वो बनाए थे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लोमास ऋषि केव. देखिए ये केव के बाहर का एंट्रेंस गेट है, एंड देन एंटर द केव. तो इस तरह के हमें जो है वो केव्स देखने को मिलती थी. डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर्स, यानी मौर्यन एम्पायर के पतन के पीछे का रीज़न क्या था. Let's us now learn about the some of the causes that leads to the decline of the Mauryan Empire. So some of the topics that's given in our textbook that we are learning this topic. After Ashoka's death in 232 BC, the Mauryan Empire disintegrated mainly because of the successors of Ashoka were weak. यानी अशोका की डेथ के बाद जो है वो मौर्यन एम्पायर डिsintegrated यानी विभाजित हो गया. और अशोका के बाद जो है वो
जितने भी सक्सेसर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अशोका एंड अदर्स. सो वीक सक्सेसर्स जो थे वो भी इसका एक रीज़न रहा. दे कुड not effectively manage the huge expenditures on the army or economic crisis that might have existed. यानी अशोका के बाद जो सक्सेसर्स आए वो आर्मी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमें देखने को मिले वो उसको संभाल सके नहीं या फिर अच्छी तरीके से मैनेज ना कर पाए. द इन्वेशंस इन नॉर्थन वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया एडेड टू अ डिसऑर्डर्स. यानी इन्वेशन यानी नॉर्थन वेस्टर्न बॉर्डर पर बाहरी लोगों का आक्रमण और बाहरी लोगों के आगमन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिली. सम हिस्टोरियंस ऑल्सो फील दैट द अशोका's स्पेसिफिसिटी पॉलिसी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ अ मौर्यन एम्पायर. यानी पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी. यानी बिफोर द कलिंग्स वॉर अशोका बिलीविंग इन अ वॉर बट आफ्टर दैट ही इज not ready to fight anymore and he is saying that no more any more, right? तो फिर वॉर ना करने की वजह से अशोका जो थे वो शांति प्रिय बन गए और अपने पूरे राज्य में जो है वो अब शांति के संदेश जो है वो फैलाने लगे. तो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये जो उनका शांतिवादी बनने की जो आइडियोलॉजी थी वो भी मौर्यन एम्पायर के पतन का एक रीज़न रहा. ही प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म एंड धम्मा और इनकरेजमेंट्स टू बुद्धिज़्म कुड हैव प्लेड अ पार्ट. यानी फिर वो अपने धर्म को फैलाने के लिए इनकरेजमेंट उसको ज़्यादा आगे लाने के लिए और बुद्धिज़्म के बिलीव्स को फैलाने के लिए उनका जो बहुत ही बड़ा रोल जो था वो भी इस पतन का रीज़न रहा. द मौर्यन एम्पायर लास्टेड टिल द 185 BC. द किंग बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर चीफ एंड पुष्यमित्र संघ एंड द फाउंडर ऑफ अ शुंग डायनेस्टी. यानी मौर्यन एम्पायर का एक वन ऑफ द रीज़न रहा कि लास्ट किंग जो रहे वो बृहद्रथ जो थे उनके ही कमांडर जो थे उन्होंने उनका खून कर दिया और उनके कमांडर का नाम था पुष्यमित्र शुंग, द फाउंडर ऑफ अ शुंग डायनेस्टी. द पीरियड ऑफ द मौर्यन सो द ऑफ मैनी किंगडम ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स. यानी आफ्टर मौर्यन एम्पायर्स जो है वो बहुत सारे किंगडम्स और बहुत सारे डायनेस्टीज़ जो है वो इस एरा में हमें देखने को मिली और मौर्यंस जो है उन्होंने बहुत से इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर विजय और राज किया.